कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो अपने आप में अजीब होती हैं। ऐसा ही वाक़या एक बार मेरे साथ घटा जब मैं दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो गई थी और काउंटर बंद हो चुका था। आज पूरे 2 साल बाद जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और बारिश की उसी दिन की तरह मदमस्त बरसते देखा, तो अचानक से वह भूला हुआ किस्सा न जाने कैसे मेरे ज़हन में ताज़ा हो गया। मैं खुद हैरान था, क्योंकि पिछले 2 सालों में शायद ही मैंने इस किस्से को कभी याद किया होगा। एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होने के चलते काम की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा है कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, इसका हिसाब रखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ तक कि इंसान हूँ, रोबोट नहीं, यह भी खुद को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन हवाई जहाज़ से उतरते ही उस दिन की एक एक बात आँख के सामने ऐसे आ गई जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी को पीछे कर उस दिन के उसी वक्त पर आकर रोक दिया हो। चेकआउट करने के बाद भी मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला, या यूँ कहीं मैं जा ही नहीं पाया, और वहीं उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ 2 साल पहले बैठा था। मेरी नज़रें भीड़ में उसे तलाशने लगी, यह जानते हुए भी कि यह सिर्फ मेरा पागलपन है। मेन गेट की तरफ देखते देखते मैं हर एक बात फिर से याद करने लगा। टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उस दिन मेरे टिकट को 6 घंटे बाद वाली फ़्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरा उसी दिन हैदराबाद पहुंचना बहुत ज़रूरी था। कोई और ऑप्शन मौजूद ना होने की वजह से मैं वहीं इंतज़ार करने लगा। बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था। बोर्डिंग पास था नहीं तो अंदर जाने की अनुमति भी नहीं थी, और बाहर कुछ ज़्यादा देखने को था नहीं, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत ज़ोरों से चल रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आ रही है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो भी उसकी कोशिश कहीं से भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वह सर से पैर तक भीगी हुई थी। यूँ तो देखने में वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाल कमर के 2 इंच नीचे तक पहुँच रहे थे, और बड़ी बड़ी आँखें उसके सांवले रंग को संवारते हुए उसकी शख्सियत को आकर्षक बना रही थी। तेज़ बारिश की वजह से उस लड़की की फ़्लाइट लेट हो गई थी, और वह भी मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं कब किताब छोड़कर उसे पढ़ने लगा था, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा, और तब तक मैं भी उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं सकपका गया और उस पल की नज़र से बचते हुए फ़ोन को उठा लिया। फ़ोन मेरे दोस्त का था। मैं अभी उसे अपनी फ़्लाइट मिस होने की कहानी बता रहा था कि मेरी नज़र मेरे सामने बैठी उस लड़की पर फिर से पड़ी। वह थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। वह बार बार अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ चेक कर रही थी, तो कभी अपने बैग में। मैं जल्दी जल्दी फ़ोन पर बात ख़त्म करके उसे देखने लगा। उसने भी मेरी ओर देखा और इशारे में खींच कर पूछा कि क्या बात है। मैंने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए उसे इशारे में ही जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश करी। पढ़ना चाहते हुए भी मेरा मन उसको पढ़ना चाहता था। पता नहीं उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज कर कर वापस आ जाऊंगी। जी ज़रूर, आप जाइए, मैं ध्यान रख लूँगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी।
यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए वॉशरूम की ओर चली गई। 10-15 मिनट बीतने के बाद जब वह नहीं आई तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। सोचा जाकर देख आऊं, पर यह सोचकर कि कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले, मैं रुक गया। वैसे भी मैं जानता ही कितना था उसे, और 10 मिनट बीते पर वह नहीं आई। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वैसे भी वह थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नज़र आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वह ब्लू जीन्स और वाइट टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बाल, जो शायद उसने सुखाने के लिए खोले थे, किसी को भी उसकी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थे। वह अपना बैग उठाते हुए फीकी सी हंसी के साथ मुझसे बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग गया ना, थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लग रही थी, जैसे रोने के बाद हो जाती हैं। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेतरतीबी से लगा काजल बता रहा था कि उसे लगाते वक्त भी वह अपने आप में नहीं थी। शायद उस समय भी वह रो रही हो। मैंने अपनी उलझन को छिपाते हुए उससे सिर्फ इतना कहा, यू वेलकम। कुछ देर बाद तो वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपना रुमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रुमाल उसके सामने कर दिया। उसने बिना मेरी तरफ देखे मुझसे रुमाल लिया और उसमें अपना चेहरा छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह कुर्सी पर बैठी थी, मैं उसके सामने खड़ा था। उसे रोते देख जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं भी उसे रोने दिया और वे कुछ पल खामोश अफसाने की तरह गुजर गए। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसे पीने को पानी दिया, जो उसने बिना किसी झिझक के ले लिया। फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछूं?" उसने हाँ में सर हिलाकर अपनी सहमति दी। आपकी परेशानी का सबब पूछ सकता हूँ? सब ठीक है ना?" मैंने डरते डरते पूछा। सब सोचते हैं मैंने गलत किया, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने वह क्यों किया। यह कहते कहते उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई, फिर चाहे उसके पीछे वजह कोई भी रही हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, बस जो मन में आया वह किया। यह कहकर वह मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगी। अगर जब खुद से समझ में ना आए तो किसी ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझने की कोशिश करेगा। मैं भी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम भी यही कहोगे कि मैंने गलत किया? नहीं, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि तुमने जो किया वह क्यों किया। ऐसा कहते ही उसकी नज़रें मेरी नज़रें पर आकर ठहर गई। उनमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल ज़रूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली और कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने उसका यकीन जीत लिया है। फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बतानी शुरू की। दरअसल वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी अफसर थी। वहाँ उसके दो खास दोस्त थे, रवीश और अमित। रवीश से वह प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मज़े करते, साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप पर भी जाते। वे दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उसने रवीश से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसने कभी उसे दोस्त से ज़्यादा माना ही नहीं। रवीश ने उसे ये भी बताया कि अमित उससे बहुत प्यार करता है और उसे उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि रवीश अमित की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा,
क्योंकि रवीश और अमित में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह अमित से जाकर लड़ पड़ी कि उसकी वजह से रवीश ने उसे ठुकरा दिया है, और साथ में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कैसा दोस्त है, अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए है। इस बात पर अमित को बहुत गुस्सा आया और उसके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर, जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने अमित के ऑफिस में शिकायत कर दी कि उसने मुझे परेशान किया। इस वजह से अमित की नौकरी भी खतरे में पड़ गई। इस बात से रवीश बहुत नाराज़ हुआ और अपनी दोस्ती तोड़ ली। यह बात उससे सही नहीं गई और वह शहर से कुछ दिन दूर जाने का मन बना लेती है, और जिस वजह से वह आज यहाँ है। यह सब बात बताकर उसने मुझसे पूछा, अब बताओ, मैंने गलत किया? गलत तो अमित और रवीश भी नहीं थे। क्या वे थे? मैंने उसके सवाल के बदले सवाल किया। लेकिन रवीश मुझसे प्यार करता था। जिस तरह से वह मेरी केयर करता था और हर रात पार्टी के बाद मुझे महफूज घर पहुंचाता था, उससे तो यही लगता था कि वह भी मुझसे प्यार करता है। क्या उसने कभी तुमसे कहा कि वह तुमसे प्यार करता है? नहीं। क्या उसने कभी अकेले में तुमसे बाहर चलने को कहा? नहीं, पर उसकी हरकत से मुझे लगता था कि वह मुझसे प्यार करता है। ऐसा तुम्हें लगता था, वह सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त समझकर तुम्हारा ख्याल रखता था। मुझे पता था तुम भी यही कहोगे कि मेरी गलती है, उसने थोड़ा गुस्से से बोला। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अक्सर हमसे भूल हो जाती है यह समझने की कि जिसे हम प्यार कह रहे हैं वो असल में दोस्ती है, क्योंकि प्यार और दोस्ती में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन उसकी वजह अमित भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश ही कहाँ की? अच्छा, ये बताओ कि तुमने अमित की शिकायत क्यों की? उसने मुझे गाली दी थी। क्या सिर्फ यही वजह थी? तुमने सिर्फ एक गाली की वजह से अपने दोस्त के करियर को दांव पर लगा दिया? मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ उससे माफ़ी मंगवाना चाहती थी, बस इतनी सी बात थी। मैं उसकी आंखों में झांक रहा था। नहीं, मैं अमित को हर्ट कर रवीश से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से रवीश ने मुझे इनकार किया था। क्या तुम सच में रवीश से प्यार करती हो? मेरे सवाल से वह चिढ़ गई और गुस्से में खड़ी हो गई। ये कैसा सवाल है? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तभी तो उसके कहने पर कि मैं उसके प्यार के तो क्या उसकी दोस्ती के भी लायक नहीं, मुझे सुनकर बहुत हर्ट हुआ, और मैं घर क्या ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। पर जिस समय तुमने रवीश से अपना बदला लेने की सोची, प्यार तो तुम्हारा उसी वक्त ख़त्म हो गया था। प्यार में सिर्फ प्यार किया जाता है, बदले नहीं लिए जाते, और वे दोनों तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी बात सुनकर वह कुछ सोचती हुई फिर से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर के बाद उसने ही चुप्पी तोड़ी और बोली, मुझ में क्या कमी थी जो उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ? यह कहते कहते वह मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। हर बार इनकार करने की वजह किसी की कमी नहीं होती। हमारे लाख चाहने पर भी हम खुद को किसी से प्यार करने के लिए मना नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो रवीश ऐसा करता? मैंने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे सब बुरा समझते हैं, बच्चे की तरह रोते हुए उसने कहा। नहीं, तुम बुरी नहीं हो, बस टाइम थोड़ा ख़राब है। तुम अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ले लेती? इससे मेरी ऑफिस में बहुत बदनामी होगी, कोई भी मुझसे बात तक नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा करने से तुम अपनी दोस्ती को बचा लो, और क्या पता रवीश सच में तुमसे प्यार करता हो और वह तुम्हें माफ़ करके अपने प्यार का इजहार कर दे। मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए हंसते हुए कहा। यह सुनकर वह भी हंस पड़ी। बातों ही बातों में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरी फ़्लाइट जाने में अभी 2 घंटे बाकी थे और उसकी में 1 घंटा। मैंने उससे कहा, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो वह वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरी सीट पर मेरे बैग के नीचे एक लेटर था जो उसने लिखा था। डियर, आज तुमने मुझे दूसरी गलती करने से बचा लिया, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती और फिर कुछ भी ठीक नहीं हो पाता।
अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम अजनबी नहीं होते तो शायद मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनती और मुझे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अजनबी ही रहो, इसलिए अपनी पहचान बताए बिना ही जा रही हूँ। शुक्रिया सही गलत का फ़र्क समझाने के लिए। ज़िंदगी ने चाहा तो फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी। मैं खत पढ़कर मुस्कुरा दिया। कितना अजीब था ना ये सब। हमने घंटों बातें की, लेकिन एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। उसने भी मुझे अजनबी को अपने दिल का पूरा हाल बता दिया। बात करते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। और मैं बर्गर खाते हुए यही सोचने लगा कि वह वापस जाकर क्या करेगी। फ़ोन की घंटी ने मुझे अतीत से जगाया। मैंने अपना बैग उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकला, लेकिन निकलने से पहले मैंने एक बार चारों तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वह मुझे नज़र आ जाए। मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी चाहती हो कि मेरी उससे फिर से मुलाकात हो। यह सोचकर मैं अपने पागलपन पर खुद ही हंस पड़ा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अच्छा ही हुआ जो उस दिन हमने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं किए और एक दूसरे का नाम नहीं पूछा। एक दूसरे को जान जाते तो वह याद आम हो जाती या वह याद ही नहीं रहती। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी को अच्छी तरह से जानने लगते हैं तो वे लोग याद आना बंद हो जाते हैं। कुछ रिश्ते अजनबी भी तो होने चाहिए, बिना कोई नाम के।